हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बताने जा रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। एक हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है, दूसरा वेपर प्रेशर यानी कि राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं इसके लिए। तो अगर हम लोग हेनरी लॉ में पहले ही हमने बताया है आपको कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर, एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला यूज होता है मास ऑफ गैस सब्सटेंस सॉल्युबल इन द सॉल्यूशन K इंटू पी। के हेनरी कांस्टेंट है, P प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस है। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस सब्सटेंस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सब्सटेंस। ये तीनों फॉर्मूले हेनरी लॉ में मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। अब आइए अगर हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर यानी कि राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे अगर दो कंपोनेंट हैं तो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P1 है, दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P2 है। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, या इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला ये भी है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 और ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब सेकेंड कंपोनेंट का प्योर वेपर किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू पहले वाले कंपोनेंट के कंपेयर में अधिक है, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि पहले वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अधिक है दूसरे वाले के कंपेयर में, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू P2 नॉट प्लस x1। ठीक उल्टा कर देना, जहाँ P1 नॉट है वहाँ पे P2 नॉट हो जाएगा, x2 की जगह x1 हो जाएगा। यहाँ पर P2 नॉट की जगह क्या हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। P1 नॉट की जगह क्या हो जाएगा, P2 नॉट होगा। देखा कितना इजी फॉर्मूला है। ये सारे फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये सारे फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं फार्मूले के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ए सॉफ्ट ड्रिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि मोलैरिटी। CO2 का पूछा गया है कि क्या होगा मोलैरिटी। मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, मोल पर लीटर होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इन ए सॉफ्ट ड्रिंक डेट इज बोटल्ड इन ए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ 4 एटमॉस्फेयर। जो पार्शियल प्रेशर CO2 का दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 4 एटमॉस्फेयर। जब ये बोतल में भरा जाता है, इतना प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है। ओवर द लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी कि KH की वैल्यू है CO2 गैस के लिए, ये वैल्यू है 3.1 इंटू 10⁻²। 3.1 को राउंड फिगर में हम लोग ले लेते हैं 3.0, इससे हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। और 0.1 जो तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम लोग को इसको 3.0 ले सकते हैं। तो 3.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, इस तरीके से दिया गया है। अब ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम चीजें होती हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे पहला वाला सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है। ये फार्मूला है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा आप।
फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है S इक्वल टू यानी कि सॉल्बिलिटी या मोलैरिटी इक्वल टू K इनटू प्रेशर। अगर हम लोग को सॉल्बिलिटी निकालना है तो S इक्वल टू के मतलब हेनरी कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू 3.0 इंटू 10 के पावर -2 है। और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर कितना है 4 एटमॉस्फेयर है। तो अगर आप देखोगे तो सॉल्बिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया, 12 इंटू 10 के पावर -2 हो गया। और सॉल्बिलिटी की यूनिट कितनी होती है, मोल पर लीटर होती है। वैसे भी मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा तो मोल पर लीटर ही बचेगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि S इक्वल टू 0.12 मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये आंसर हो गया, और ये आंसर कितने इजी तरीके से फाइंड आउट हो गया। फिर इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ सेकंड क्वेश्चन। बोर्ड छोटा होने के कारण क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चंस में डेटा दिए गए हैं वो डेटा मैं आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन। इथेन का मास दिया गया है। ये इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, और इसका मास दिया गया है 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम। 6.56 इंटू 10 के पावर -2 ग्राम दिया गया है ऑफ इथेन इज 1 बार। और इसका जो प्रेशर दिया गया है, ये प्रेशर जो तक कितना दिया गया है, प्रेशर दिया गया है इसके लिए 1 बार दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन। अब अगर जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर इसके मास को कितना कर दिया जा रहा है, 5 इंटू 10⁻² ग्राम कर दिया जा रहा है, इतने ग्राम कर दिया जा रहा है, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ऐसी कंडीशन में पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होगा, यानी कि C2H6 का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बेहद इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये जो सेकेंड फार्मूला है, दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड, यानी कि मास ऑफ द गैस सब्सटेंस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये मास इक्वल टू K इंटू पी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम हेनरी कांस्टेंट देखेंगे तो हेनरी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, K इक्वल टू मास बाई P हो गया, प्रेशर हो गया। अगर यहाँ पे मास की वैल्यू देखें तो ये 6.56 इंटू 10 के पावर -2 इतने ग्राम है, डिवाइडेड बाई प्रेशर। प्रेशर कितना है, 1 बार है, यानी कि जो K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू 6.56 इंटू 10 के पावर -2 ग्राम पर बार। इस तरीके से ये आ गया हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि जब दूसरी कंडीशन में मास ऑफ इथेन 5 इंटू 10⁻² ग्राम होता है तो पार्शियल प्रेशर C2H6 का क्या होगा। बिल्कुल सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखिए इस बार जो था पार्शियल प्रेशर C2H6 का पूछा गया है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो पार्शियल प्रेशर C2H6 का अगर हम लोग देखेंगे तो ये मास डिवाइडेड बाई हेनरी कांस्टेंट होगा। मास की वैल्यू आप देख रहे हो कि मास की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इंटू 10⁻² दिया गया है, तो 5 इंटू 10⁻² हो गया, डिवाइडेड बाई हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आई है 6.56 इंटू 10 के पावर -2 हो गया, इतना ग्राम पर बार हो गया। अब अगर ये देखें तो 10⁻² और 10⁻² कैंसिल हो गया। अब अगर इसको हम लोग देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 6.56 हो गया। इसका मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बट यू डोंट हैव टू यूज कैलकुलेटर, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आप छोटे से छोटे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 6.56 करेंगे तो 0.762 आ जाएगा। ये देखिए ये आ जाएगा 0.762 इतना हो गया।
और यूनिट क्या होगा, चूंकि बार के टर्म में दिया गया है इसलिए यूनिट हम लोग बार ही लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि हेनरी लॉ के ऊपर कितने इजी तरीके से हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को हैंडल किया। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा आप सारे लोग। यहाँ पर हेनरी लॉ के ऊपर 2 ही क्वेश्चन थे, तो ऊपर के 3 फॉर्मूले मैंने इरेज कर दिया है ताकि स्पेस बन सके इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने पे थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। 373 केल्विन पर हेप्टेन और ऑक्टेन का, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये पी नॉट हेप्टेन का, ये हेप्टेन हो गया। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C7H16 होगा। तो पी नॉट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके लिए दी गई है 105.2 पास्कल, 105.2 पास्कल दिया गया है, किलो पास्कल दिया गया है, सॉरी किलो पास्कल दिया गया है। बाद में इसको हम लोग पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी तरीके से हो जाएगा। एंड 46.8 किलो पास्कल, यहाँ पे आप देखें तो जो पी नॉट की वैल्यू दी गई है ऑक्टेन के लिए दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है 46.8 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल दिया गया है। इसको भी पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार, कहा गया है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बार में क्या होगा। वेपर प्रेशर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्यूशन का, ये क्या होगा, और बार में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन। अब ये यहाँ पे जो दिया गया है इसका मास कितना दिया गया है, 25 ग्राम दिया गया है, हेप्टेन का मास दिया गया है। और फिर यहाँ पे देखें ऑक्टेन का मास 35 ग्राम दिया गया है, तो जो मास ऑक्टेन का दिया गया है वो 35 ग्राम दिया गया है। अब यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। मोलर मास हेप्टेन का मोलर मास कितना होता है? हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C7H16 हो गया। तो जब C7 जो था H16 हो गया इसका, तो ऐसी कंडीशन में इसका मोलर मास हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से जब हम लोग मोलर मास ऑक्टेन का देखेंगे तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, C8H18, यानी कि कार्बन के 8 एटम, तो 12 8 96 हो गया, है ना। 96 प्लस 18 ऐड करना है। जब इसको हम लोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, मोलर मास इसका हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ये आपने देखा। जब हमको मोलर मास पता चल गया तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसका मास भी नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, इसको मान लेते हैं कि N1 है हेप्टेन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, यानी कि 0.25 मोल हो जाएगा। ये देखिए। और अगर इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, इसको N2 मान लेते हैं, तो N2 का कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 114 करेंगे। जब इसको करेंगे तो ऐसी कंडीशंस में इसका आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो इसका मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको x1 मान लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 हो जाएगा। अब ये N1 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.25 है। N1 की वैल्यू फिर 0.25 हो गया, और प्लस कितना हो गया 0.30 हो गया। यानी कि अगर इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो x1 इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी कि 0.55 हो गया। अगर
यहाँ पे हम लोग देखें तो 0.25 में 0.55 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.45 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 0.45 हो गई तो ऐसी कंडीशन में x2 भी पता चल जाएगा। कैसे? 1 माइनस x1 करेंगे तो 1.00 माइनस 0.45 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.55 आ जाएगी। ये देखा आपने, इतना आपको करना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन में। ये ध्यान रखिएगा, ये किसका है? ये सारा इंफॉर्मेशन हेप्टेन से रिलेटेड है और ये सारा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? ऑक्टेन से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किस में फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है आपको बार के टर्म में। ये देखिए, अब यहाँ पर ग्रिप चेंज हो गया। क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला आप देख रहे हो, ये फार्मूला इजीली लगेगा। ये P1 नॉट ये हो गया x1 प्लस P2 नॉट x2 हो गया। अब अगर P इक्वल टू देखेंगे तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? मतलब P1 नॉट हम किसको मान रहे हैं? हेप्टेन को मान रहे हैं। तो ये 105.2 है और इसके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.45 है। प्लस P2 नॉट किसको मान रहे हैं? P2 नॉट जो तो ऑक्टेन को मान रहे हैं, इसका 46.8 हो गया। इनटू x2 की वैल्यू कितनी है? 0.55 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं फिर से कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो 105.2 इंटू 0.45 जब ये करेंगे तो ये 47.34 आ रहा है, ये आ रहा है 47.34 आ रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 47.34 आ रहा है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 105.2 इंटू 0.45 तो ये 47.34 ही आ रहा है। 47.34। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये किलो पास्कल था, तो जब इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। फिर इसी तरीके से 46.8 है ना, किलो पास्कल है, इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको अगर हम लोग देखें तो 46.8 इंटू 0.55 ये जब करते हैं तो 25.74 आ जाएगा। 25.74 इंटू 10⁻³ होगा। 10⁻³ क्यों होगा? क्योंकि किलो पास्कल को हम लोगों ने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया है। अब P देखेंगे तो 10⁻³ अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना होगा? 47.34 प्लस 25.74 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको करते हैं तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 7 3 10 हो जाएगा। फिर 5 और 7 12 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। फिर देखिए 4 और 2 6 और 7 हो गया। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि 73.08 इंटू 10⁻³ ये क्या हो जाएगा? ये पास्कल हो गया। अब इसको बार के टर्म में कहा गया है क्वेश्चन में। किसके टर्म में कहा गया है? बार के टर्म में। जब बार में कहा गया है तो 1 पास्कल इक्वल टू 10⁻⁵ बार होता है। सबको मालूम है कि 1 पास्कल इक्वल टू 10⁻⁵ बार होगा। तो जब यहाँ पर जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 73.08 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁵ बार हो गया। ये देखिए, अब 10⁻⁵ में से 10⁻³ जाएगा तो 10⁻² बचेगा और 10⁻² का मतलब जो था कितना हो गया? ये 0.7308 इतना बार हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि कितने इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया और आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है और हमको क्या करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशंस हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में इंफॉर्मेशंस। पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे बिकॉज वी हैव लैक ऑफ स्पेस। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए। कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का मास, ए लिक्विड है, उसका मास होता है 28% बाय मास है, यानी कि 28 ग्राम हम लोग कह सकते हैं इसको। हैविंग मोलर मास 140, इसका जो मोलर मास दिया गया है, इसका मोलर मास ए का जो तक कितना दिया गया है 140 ग्राम पर मोल दिया गया है, ये है। हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखेंगे, ये जो वेपर प्रेशर दिया गया है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर दिया गया है 160 mm दिया गया है, ये सॉल्यूशन का हुआ। फिर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको जो है PA0 की वैल्यू निकालनी है कि ये क्या होगा, प्योर कंपोनेंट का। फिर ब्रैकेट में दिया गया कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज 150 mm। अब ये देखिएगा, वाटर भी आ गया, तो जब 28% जो है ये सब्सटेंस है, तो पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, 100 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये जो WB हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 ग्राम। 100 माइनस 28 करेंगे तो 72 ग्राम हो जाएगा। फिर अगर हम लोग मोलर मास वाटर की देखते हैं, तो मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। और इसी क्वेश्चन में जो तक कहा गया है कि जो PB0 की वैल्यू है, वो PB0 की वैल्यू जो तक कितना दिया गया है, ये 150 mm दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 150 mm दिया गया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, बस कैलकुलेशन आपका जो तो परफेक्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है तो आप इजी वे में क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करें, समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया गया है WA दिया गया है, MA दिया गया है, तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ए की निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास, यानी कि 140 हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर 28/140 करते हैं, तो 28 डिवाइडेड बाई 140 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हो गई 0.2 आ गया, इतने मोल्स आ गए। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसके केस में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं तो 72 ग्राम है वाटर, और 72 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 4 मोल्स हो गया, ये 4 मोल्स हो गया, ये देखिए 4 मोल्स, और ये 0.2 मोल्स है। अगर हम लोग पहले वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं तो XA की वैल्यू क्या होगी, NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB होगा, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाई 4.2। अब ये बातें आप समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 0.2 डिवाइडेड बाई 4.2 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.0476, तो इसको मैं 0.048 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 0.0476 आ रहा है, तो 0.048 हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हमको यहाँ पे XB की वैल्यू निकालनी है तो ये बहुत आसान है, 1.000 माइनस 0.048 ये कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, फिर देखिए यहाँ पे 9, 0.952 आ जाएगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। अब ये देखिए, जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन को पकड़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से हो जाएगा। अगर हम लोग इसको करें, इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ, तो ये देखिए कि ये PA0 इंटू XA हो गया प्लस PB0 इंटू XB हो गया। अगर हम लोग P देखें तो P टोटल सॉल्यूशन का कितना दिया है, 160 दिया गया है,
पी ए नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको पी ए नॉट रहने दीजिए। एक्स ए की वैल्यू 0.048 दिया गया है। पी बी नॉट की वैल्यू जो तक क्वेश्चन बनाने वाले ने दिया है 150 दिया है। एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.952 दिया गया है। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो 160 इक्वल टू 0.048 पी ए नॉट हो गया प्लस, अब इसको थोड़ा करते हैं 150 में 150 मल्टीप्लाइड बाई 0.952 जब इसको करते हैं तो ये 142.8 आ रहा है, 142.8 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 0.048 पी ए नॉट ये रहने दें तो ये 160 माइनस 142.8 हो जाएगा ऐसे। अब अगर हम लोग यहाँ से 160 में से इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.2 आ जाएगी। तो पी ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 17.2 डिवाइडेड बाई 0.048 आ जाएगा। जब इसको हम लोग करेंगे 17.2 डिवाइडेड बाई 0.048 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 358.33 आ जाएगा। ये पी ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 358.33 इतना, और यूनिट एमएम के टर्म में दिया है इसलिए एमएम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बताया और आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है और ये क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ कि आईआईटी एग्जाम्स में आ चुका है। अब आईआईटी एग्जाम में आ चुका है तो ऐसा नहीं कि हुआ क्वेश्चन है, नहीं। जब तक कोई चीज़ हमको नहीं आती है तब तक वो चीज़ कठिन लगती है, हार्ड लगती है, लेकिन आने पर वही चीज़ें फिर इजी लगने लगती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा क्या दिया गया है ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल आर 44.5 mm वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल, यानी कि जो पी नॉट की वैल्यू है एथेनॉल के लिए C2H5OH के लिए ये कितना दिया गया है 44.5 दिया गया है, ये 44.5 mm दिया गया है। और इसी तरीके से जो वेपर प्रेशर दिया गया है मेथनॉल के लिए यानी कि CH3OH के लिए ये वैल्यू दी गई है 88.7 mm, ये 88.7 mmHg ऐसा दिया गया है, mmHg दिया गया है। देखो दूध आया है क्या, mmHg दिया गया है, ठीक है ना। आ जाओ बोल दो आपको। अब आगे देखना बेटा, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मेथनॉल। आ रहे यार, हाँ, ये WC2H5OH की वैल्यू ये 60 ग्राम दिया गया है और इसी तरीके से WCH3OH की वैल्यू कितना दिया गया है, ये 40 ग्राम दिया गया है। अगर हम लोग इसके मोलर मास की बात करते हैं तो इसका मोलर मास कितना होता है 46 होता है। ये मुझे याद है पहले से, आपको भी पता होना चाहिए कि इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल होगा। हम लोग कैलकुलेट भी कर देंगे। C2 2 कार्बन आइटम है तो 24 हो गया, 24 और 5 कितना हो गया 6 हो गया, 24 और 6 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 16 46 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग देखें तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए 12 प्लस 3 15, 15 एंड 1 16, 16 और 16 32 हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसके मोलर मास की बात करते हैं CH3OH का तो इसका हो जाएगा 32, ये 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यूनिट आप लिखिए चाहे मत लिखिए। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, इसको N1 मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा 60 डिवाइडेड बाई 46 होगा। 60 में जब तक 46 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जरा देख लीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 46 तो ये हो जाएगा 1.30 हो जाएगा।
ये आप देखिए 1.30 इतने मोल्स आ गया, इट इज द मोल्स। अगर यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ये इसको N2 मान लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में 40 डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। अब 40 में 32 से डिवाइड करते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 आ जाएगी, ये 1.25 मोल्स आ जाएगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, तो 1.30 डिवाइडेड बाई 1.30 प्लस 1.25, अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.30 डिवाइडेड बाई ये 5 हो गया, यहाँ पे 325 हो गया, और 112 2.55 हो गया। 1.30 में 2.55 से डिवाइड कर देंगे, 1.30 डिवाइडेड बाई 2.55 जब करेंगे तो ये आ जा रहा है 0.509 आ रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ कि 0.51 है, 0.509 आ रहा है, 0 के बाद 9 है तो मैं 0.51 मान लेता हूँ। तो ये अगर इसका मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो 1 माइनस 0.51 करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 49 हो गया। इस तरीके से ये बेसिक इंफॉर्मेशंस सब निकल आई इसके बारे में। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये तो हम लोग देखें। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पूछा गया, मतलब यही फार्मूला सीधे सीधे लगाना है। तो P इक्वल टू क्या होगा, ये P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 हो गया सीधे। तो P इक्वल टू जब करेंगे तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, 44.5 दिया गया है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 0.51 है, और P2 नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब मेथनॉल के लिए, तो ये 88.7 दिया गया है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 0.49। अब केवल हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर 44.5 में, अगर हम लोग 44.5 में 44.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.51 कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 22.69 आ जाता है। ये देखिए एकदम सही सही निकाल रहा हूँ, 22.69 प्लस फिर इसी तरीके से 88.7 में 0.49 से 88.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.49, जब ये करते हैं तो ये 43.46 आ रहा है, ये 43.46 आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 6 और 9 15 हो गया, 6 4 10 एंड 1 हो गया 11 हो गया, 3 2 5 6 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 66.15 mmHg। ये आपके पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा गया है, ये पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल को मैंने P2 माना है, तो मोल फ्रैक्शन इन मेथनॉल, मोल फ्रैक्शन इन मेथनॉल वेपर फेज ये Y2 का देता हूँ, Y2 सिंबल से। तो Y2 इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई P टोटल। P टोटल मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये P2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो P2 की वैल्यू कितना आया है, ये P2 की वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू जितना है P2 की है, P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 को पर जब राउट्स ला अप्लाई करेंगे तो P1 नॉट x1, P2 पे करेंगे तो P2 नॉट x2, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर 43.46 आया है। तो ये देखिए 43.46 डिवाइडेड बाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है, 66.15 आया है। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो देखिए 43.46 डिवाइडेड बाई 66.15, जब इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.656 आ रहा है, इसको मैं 0.65 बोल देता हूँ। ये क्वेश्चन में पूछा गया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और गैसेस स्टेट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है मोल फ्रैक्शन की, याद रखिएगा। अगर हमको y1 भी निकालने के लिए कहा जाए, ये तो हो गया आंसर, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया। अगर हमको कहा जाता है कि y1 फाइंड आउट कीजिए, y1 का मतलब क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ऐसा कहा जाता।
तो हम लोग क्या करते हैं 1.00 माइनस 0.65, जैसे नॉर्मल वाला मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करते हैं। तो 10 में से 5 गए 5 हो गया, फिर 9 में से 6 गए कितना हो गया 3 हो गया, ये देखिए। तो 0.35 ये आंसर हो जाएगा, ये एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि मैं पांचों क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको फॉर्मूले पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से कर लोगे। और एक बात ध्यान रखना कि मैंने कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेटर का यूज किया है। अगर आपको नीट और जेईई एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कतई भी मोबाइल कैलकुलेटर, मैनुअल कैलकुलेटर, किसी भी तरीके के ऐसे अप्लायंसेज का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यूज करोगे तो आप सिंपल सा क्वेश्चन या तो गलत कर दोगे या उस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब बहुत टाइम लगेगा तो इतना टाइम लगेगा कि आप 5 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आप बिना कैलकुलेटर के फर्स्ट कैलकुलेशन कीजिए। ओके, टिल देन आप पढ़ते रहिए। आप मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए क्वेश्चंस फिर मैं दूंगा आपको और उन नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।